गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। पेन है क्या? कहीं देखो तो। क्या बना के गया है कि काम ही नहीं कर रहा है। एक ना एक आफत आते ही रहता है। चलो तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? अच्छा, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी वाला कर लिए थे। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, लिखो। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कैटिनेशन तुमने पढ़ा होगा 10th में भी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बोलो? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कोई एटम अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ या अपने ही दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है ना? कितने लंबे लंबे चेन्स बना सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में कि कार्बन का बहुत अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। आप कितने भी कार्बन एटम्स को ऐसे लॉन्ग चेन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है, ध्यान देना बाबू, ठीक है। कैटिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। कौन से एनर्जी के? बॉन्ड एनर्जी के। कैटिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी के। मतलब जहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पर कैटिनेशन टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना, एंड बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन याद रखना। ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ आपको किस पीरियड के लिए लगाना है? सेकेंड पीरियड के लिए, है ना। मतलब सेकेंड पीरियड में कोई ऐसा एलिमेंट आए जिसके पास लोन पेयर होता है, बताइए। सेकेंड पीरियड के ऐसे एलिमेंट्स बताइए जिनके पास लोन पेयर होता है।
ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है, फ्लोरीन के पास है ना। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास लोन पेयर होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो जब इन सारे में कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर आपको कंपेयर करना होगा तो आप इनका साइज नहीं देखेंगे, इनका क्या देखेंगे? लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के हैं तो इनके साइज वैसे भी क्या है, बहुत छोटे, और छोटे से साइज पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रिपल्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए साइज से इम्पॉर्टेंट फैक्टर या डोमिनेंट फैक्टर जो है वो रिपल्शन का होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान यही रखना है कि आपको बॉन्ड एनर्जी को किससे कंपेयर करना है? साइज से और लोन पेयर रिपल्शन से। लेकिन लोन पेयर रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए लगाना है, बाकी हर में आपको सिर्फ क्या देखना है? साइज देखना है। कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन फैमिली ले लें यहाँ, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड। काशी गए संत प्रभु, है ना, काशी गए संत प्रभु। तो ये आपका कार्बन फैमिली है। अगर इसमें कंपेयर कराना पड़े कि किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी कम है, ठीक है, तो आप हमको बताइए कार्बन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। ये थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो जब ये बात आपको पता है, क्या कार्बन के पास लोन पेयर होता है? नहीं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। कार्बन के पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो क्या ये वाला फैक्टर लगेगा? ये तो सेकेंड पीरियड के उस एलिमेंट्स में लगता है जिनके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास, है ना। लेकिन कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें ये वाला इफेक्ट नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो यानी यहाँ से यहाँ आपको सिर्फ क्या देखना है, बताओ बताओ क्या देखना है? साइज देखना है। तो ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है आपने, डाउन द ग्रुप आने से साइज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जनरली साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बताओ? घटेगा। और बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब सबसे अच्छा कैटिनेशन टेंडेंसी किसका होगा? कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का, फिर टेन का और फिर लेड का। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरे कार्बन फैमिली के कैटिनेशन सीरीज का आंसर, है ना। यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है, जिस फैक्टर को देख के आप आंसर दे रहे हैं, वो क्या है? साइज है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब अगर बाबू आपसे कोई कंपेयर करता है कि बताइए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बताइए किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी? ठीक है, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होता है? एक लोन पेयर होता है। ठीक है, किसको आप बोलते हैं लोन पेयर? नाइट्रोजन इज 7, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p3। बोलो क्लियर है? तो आउटर मोस्ट का ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये फुलफिल्ड है कि नहीं? अरे बोलो। तो ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक लोन पेयर। क्योंकि p में जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो px में एक होगा, py में एक होगा और pz में एक होगा। तो उन तीनों डब्बे में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो शेयर करके क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है और इसके पास एक लोन पेयर है। और फॉस्फोरस तो फिर थर्ड पीरियड का है। अरे बोलो ना। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा? लोन पेयर। अब आपके पास सेकेंड पीरियड का ऐसा एलिमेंट आया है जिसपे लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या होगा? अब नाइट्रोजन को कनेक्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? खुद कनेक्ट होना, अपने अपने ही दूसरे एटम से कनेक्ट होना। फॉस्फोरस को अगर कनेक्ट करोगे तो फॉस्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन से क्या आ जाएगी? ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई सेकेंड पीरियड का ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये वाला फैक्टर देखना है।
बोलो। तो यानी कि नाइट्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो ये आपस में जुड़ना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहेंगे। लेकिन फॉस्फोरस फॉस्फोरस में आपको लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा। तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा, तो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। रीज़न क्या दोगे, लोन पेयर रिपल्शन। अरे बोलो ना बाबू। यही कारण है कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम N2 बना सकता है। दो ही नाइट्रोजन आप आपस में मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉस्फोरस की अगर बात करोगे तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 क्योंकि फॉस्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉस्फोरस में लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा। इसीलिए एक फॉस्फोरस तीन फॉस्फोरस से कनेक्ट हो सकता है। P4 का क्या मतलब है कि एक फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, तीन फॉस्फोरस। मतलब एक फॉस्फोरस अपने जैसे दूसरे फॉस्फोरस के साथ जुड़ सकता है। लेकिन नाइट्रोजन की कैटिनेशन टेंडेंसी ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन खराब है। इसका मतलब एक नाइट्रोजन और बाकी नाइट्रोजन के साथ जुड़ नहीं सकता। बोलो क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, P4 देखो यहाँ बना देते हैं। P P P, ये स्ट्रक्चर आपको एकदम ध्यान में होना चाहिए। दिस इज P4। P4 ऐसा एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो हम क्या करें। हैं? AC चल ही नहीं रहा है, पता नहीं। टेबल पे रख दीजिए। ये क्लियर है क्या। तो ये जो है एग्जिस्ट करता है, P4 जो है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। P4 का स्ट्रक्चर कभी बनाने आएगा तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर आप एक फॉस्फोरस को ध्यान से देखो तो एक फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, तीन। एक इससे और एक इससे। तो इस फॉस्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तीन। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन फैमिली का है ना, तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तीन बॉन्ड बना दिया तो एक क्या बचेगा, एक इसके पास भी लोन पेयर, एक इसके पास भी लोन पेयर और एक इसके पास भी लोन पेयर। इस फॉस्फोरस को देखो, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। इस फॉस्फोरस को एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। इस फॉस्फोरस को एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। तो इस तरीके से जो आपके फॉस्फोरस हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अरे बोलो। तो बताओ कि नाइट्रोजन अपने से नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा कनेक्टेड है या फॉस्फोरस। एक फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, तीन। इसीलिए P4 एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है, एक ही ना। अरे एक नाइट्रोजन तो एक ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, फॉस्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। क्लियर है। आपको ये बात पता चल गया दोनों एग्जाम्पल से कि कब आपको साइज देखना है और कब आपको लोन पेयर रिपल्शन देखना है। अरे बोलो ना। कोई सेकंड पीरियड का ऐसा एटम आए, है ना, ऐसा एलिमेंट आए जिसके पास लोन पेयर होता है, तो उस केस में फिर आप साइज नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, लोन पेयर रिपल्शन। मैंने रीज़न भी आपको बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकंड पीरियड के हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट थोड़े राइट साइड में भी आते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता जाता है। तो इनका इन एलिमेंट्स का साइज क्या है, छोटा है। और छोटे से एटम पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। जैसे ही दो नाइट्रोजन या दो ऑक्सीजन या दो फ्लोरीन आपस में आके जुटने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा कि ये आपस में जुटना नहीं चाहेंगे, जिसके कारण इनकी कैटिनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कोई दिक्कत किसी को। चलो वेरी गुड। आगे बताओ। बाबू एक है आपके पास ऑक्सीजन और एक है सल्फर, बताओ क्या होगा। एक है आपके पास ऑक्सीजन और एक है आपके पास सल्फर। बताओ क्या होगा।
बोलो। ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होगा? ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर। ऑक्सीजन इज O8, 1s2, 2s2, 2p4, करेक्ट है ना? तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सारी बातें बाबू मैंने आपको सिखा दी हैं कि किसको लोन पेयर बनता है, क्या बनता है, आप पुराना लेक्चर्स देखिए। अगर आप 2s2 को देखोगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2p4 1 2 3 और ये 4। तो आउटर मोस्ट सेल के दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो क्या है बोलो? फुलफिल्ड है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। बाकी दो डब्बे कैसे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले। तो ये दो क्या बनाएगा? दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो ना। तो यानी ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है और इसके पास कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं। ठीक है। और सल्फर किसका है? थर्ड पीरियड का। तो अब अगर बताओ फैक्टर कौन सा लगेगा, साइज वाला या लोन पेयर रिपल्शन वाला? लोन पेयर वाला रिपल्शन। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी? सल्फर की। अरे बोलो। ऑक्सीजन से ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी? सल्फर की होगी। कोई दिक्कत किसी को? है ना? इसीलिए आप देखो ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O3, ओजोन। पढ़े ना आप स्ट्रक्चर? O2 भी होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसको आप बोलते हैं, या मैक्सिमम क्या मिलता है? O3। लेकिन अगर आप सल्फर की बात करोगे तो सल्फर का S8 मिलता है ना? मतलब एक सल्फर आपस में सात अलग अलग सल्फर से कनेक्टेड होंगे, मतलब सात अलग अलग सात सल्फर से कनेक्टेड होंगे। तो क्या बनेगा? S8 बनेगा। क्या बनेगा? S8। ठीक है। S8 आपका इस तरीके का कुछ दिखता है ऐसा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये क्या है? 8। हर जगह सल्फर है। ठीक है। कितने सल्फर कनेक्टेड हैं आपस में? 8 सल्फर कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसीलिए सल्फर की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन से क्या है? ज़्यादा। हमेशा याद रखो, सल्फर की कैटिनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से क्या है? ज़्यादा। इसीलिए ओ मैक्सिमम O3 एग्जिस्ट करता है। लेकिन सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? S8। इसका जो शेप है ना, ये मुकुट जैसा नहीं लग रहा? राजा का मुकुट जैसा जो होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्राउन शेप। क्या बोलते हैं? क्राउन शेप। अरे बोलो ना। कोई दिक्कत किसी को? तो याद रखना बाबू, जब भी कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, नॉर्मली तो आप हर जगह साइज देखेंगे, लेकिन कभी कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए सेकंड पीरियड का जिनके पास लोन पेयर हो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इनमें आपको क्या देखना है? लोन पेयर रिपल्शन, है ना? छोटा साइज होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जैसे ही दो नाइट्रोजन पास आने की कोशिश करेंगे, या दो ऑक्सीजन पास आने की कोशिश करेंगे, या दो फ्लोरीन पास आने की कोशिश करेंगे, इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा। और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा तो कैटिनेशन टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया? P4 का स्ट्रक्चर और ये S8 का स्ट्रक्चर। अरे बोलो। पक्का? एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि P4 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस का कितना परसेंटेज P कैरेक्टर है? बताओ आंसर क्या होगा? P4 मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोरस है उसका परसेंटेज P कैरेक्टर कितना है? ठीक है। आप चाहे तो हम एक स्ट्रक्चर आपके लिए फिर से बना देते हैं इस तरफ। फॉस्फोरस, 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 एक लोन पेयर। बोलो। बिल्कुल सही। 75%। इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉस्फोरस 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर रखा है, तो ये 4 है। और 4 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। sp3 में
परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है 25%, तो बाकी का परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा 75%, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप तब दे पाएंगे ना जब आपको पता हो कि P4 कैसा दिखता है ना। P4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो P हर फॉस्फोरस आपको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा और प्लस सबके पास क्या होगा एक एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर लिखोगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, थोड़ा फ्लोरीन का बताओ क्या होगा कहानी, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन हो जाए तो। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन हो जाए तो क्या करोगे। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। हाँ, क्लोरीन की, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर फ्लोरीन आपके पास कैसा बना सेकेंड पीरियड का, और इसके पास कितने लोन पेयर होंगे 3 लोन पेयर। नहीं होंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। कितना लोन पेयर है, कितने लोन पेयर होंगे 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन अगर सेकंड पीरियड का है तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे, तो जाहिर सा बात है फिर सेकंड पीरियड का ऐसा कोई एलिमेंट आ गया जिसके पास क्या है लोन पेयर। तो आप फिर कौन सा फैक्टर देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन। जैसे ही 2 फ्लोरीन एटम नज़दीक आने लगेंगे एक दूसरे से जुड़ने के लिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा ज़्यादा। एटली फ्लोरीन में जितना रिपल्शन होगा उतना तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी अगर आप कंपेयर करो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो इसमें ये ऑर्डर होगा आपका किसका बोलो रिपल्शन का। क्यों, क्योंकि इन तीनों में भी फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में आपका जो साइज है वो डिक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट जाने में आपका साइज क्या करता है डिक्रीज। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में भी कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, एक सबसे छोटे फ्लोरीन पर 3 3 लोन पेयर। तो फ्लोरीन का जो चार्ज डेंसिटी है वो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन में रिपल्शन भी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, है ना। आप बोल सकते हो मैक्सिमम रिपल्शन किसके केस में फ्लोरीन के केस में, कोई दिक्कत। तो जाहिर सा बात है कि क्लोरीन की कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, सबसे अच्छा होता है सी है, सबसे अच्छा होगा Cl2। क्योंकि फिर देखो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत। आगे अगर तुम कंपैरिजन करोगे पूरे में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन दोनों में क्या लगेगा फैक्टर लोन पेयर रिपल्शन, अरे बोलो। उसके बाद अगर कंपैरिजन तुमको क्लोरीन ब्रोमीन में या ब्रोमीन आयोडीन में करना होगा तो कौन सा फैक्टर लगेगा साइज का या लोन पेयर रिपल्शन का। साइज का लगेगा, किसका लगेगा साइज का लगेगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ कहाँ लगता है सेकंड पीरियड में लगता है, मैंने लिखा है लोन पेयर रिपल्शन आपको सिर्फ सेकंड पीरियड में देखना है। तो यानी फिर क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन जीतेगा क्लोरीन, और ब्रोमीन और आयोडीन में कौन जीतेगा ब्रोमीन, है ना। क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वैसे 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 बॉन्ड एनर्जी घटता जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी घटता जाएगा तो कैटिनेशन टेंडेंसी भी घटता जाएगा। यानी सबसे अच्छा कौन हुआ पूरे में क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा, और आयोडीन का ब्रोमीन का आयोडीन से ज़्यादा, तो सबसे अच्छा कैटिनेशन किसका है क्लोरीन का, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी का भी अगर आपसे कभी ऑर्डर पूछे तो सबसे अच्छा कौन होगा Cl2। Cl2 के बाद बाबू आ जाएगा Br2 के बाद आएगा F2 और F2 के बाद आएगा I2। फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन सबसे क्या होता है मैक्सिमम, इतना ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होता है यहाँ पे कि फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से भी पीछे चला जाता है।
है ना। दो फ्लोरीन के एटम जब नजदीक आएंगे तो फ्लोरीन का चार्ज डेंसिटी तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा। तो वहां रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ब्रोमीन से भी क्या चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तुम लर्न कर लेना। हैलोजेंस में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का अगर कभी ऑर्डर पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नॉर्मली आप नहीं पकड़ पाएंगे, है ना, नॉर्मली आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि फ्लोरीन को कहाँ रखा जाए। इन सारे कॉन्सेप्ट से आपको इतना पता चल जाएगा कि फ्लोरीन क्लोरीन में कौन बेटर है, क्लोरीन, या क्लोरीन इन सब में सबसे अच्छा है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन जीत जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमीन जीत जाएगा, लेकिन तुमको ये नहीं पता चलेगा कि ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन जीतेगा। है ना, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होने के कारण फ्लोरीन के एटम्स के बीच में लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से भी पीछे चला गया। और आयोडीन का फिर तो साइज ही इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो बॉन्ड वैसे ही बहुत वीक बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने ये सारी चीज़ें सीखी कैटिनेशन में, एक बार कैटिनेशन को अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, याद रखना है। कैटिनेशन किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है बाबू, और लोन पेयर रिपल्शन पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? हाँ। तो साइज कब देखना है और लोन पेयर रिपल्शन कब देखना है, ये क्लियर हो गया। लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ देखोगे सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड का कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो तब देखा जाएगा, नहीं तो बाकी हर जगह क्या देखा जाएगा, साइज। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। ये सारी बातें क्लियर हो गई। क्यों नाइट्रोजन सिर्फ N2 होता है और फास्फोरस P4 होता है? क्यों ऑक्सीजन मैक्सिमम O3 हो सकता है और सल्फर S8 होता है? क्योंकि इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी खराब होती है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन किस में देखने को मिलेगा, फ्लोरीन में देखने मिलेगा। नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी क्या है, छोटा है, और छोटे से साइज पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जैसे ही दो फ्लोरीन एटम्स नज़दीक आने की कोशिश करेंगे उनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो वो बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो कैटिनेशन टेंडेंसी भी क्या बनेगा, चमका ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए P4 के, S8 के, है ना। याद रखना मुकुट जैसा दिखता है, इसीलिए S8 का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्राउन शेप। कैसा बोलते हैं, क्राउन शेप। अभी टाइमिंग के लिए इतना काफ़ी है। कोई दिक्कत किसी को? चल, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हम्म। डायरेक्टली है। हाँ। इक्वल कैसे बाबू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी का, और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली है साइज के। तो तुम लिख सकते हो कि कैटिनेशन और साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ लिख सकते हैं। हम ये फैक्टर क्यों लिख रहे हैं, ये फैक्टर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके दो तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपको ये फंडामेंटली पता चल गया कि कैटिनेशन बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है, और कैटिनेशन अगर बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है तो आप, और बॉन्ड एनर्जी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज पे और लोन पेयर पे। और ये भी फैक्टर आपको पता चल गया कि कब साइज देखना है और कब लोन पेयर देखना है। समझ, देखो आप बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश करो। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो एटम्स एक ही एलिमेंट के आपस में आके जुड़ेंगे। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जोड़ दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ दें, और फ्लोरीन फ्लोरीन को जोड़ दें, तो ये सब बहुत छोटे साइज वाले एलिमेंट्स हैं, प्लस इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। तो छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो जैसे ही ये नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो इनमें क्या चालू हो जाएगा, रिपल्शन। तो बताओ, रिपल्शन से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है या वीक, और अट्रैक्शन से, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटेगी। अरे बोलो ना। तो इसीलिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चमका कोई दिक्कत?
चलो बढ़े आगे। चलो अब हमारा अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अरे बोलो। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक आइडिया दे दिया था। अरे बोलो। आप हर केस में स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते थे और सेंट्रल एटम का क्या निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स हो जाती थी और फिर लोन पेयर को ढकते जाते थे तो आपको शेप भी पता चलता है, तो आपको बेसिक आइडिया तो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है। एक कहानी सुनोगे क्या? अरे बोलो। ठीक। एकदम घोर अंधेरा छाया हुआ था, एकदम सुनसान रास्ता था, रात का समय था और एकदम घोर अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है। उस अंधेरी रात में तीन चोर निकले और उन्होंने सोचा कि आज चोरी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट था या चलो बैंक था। इन्होंने सोचा कि बैंक में रात में चोरी की जाएगी। ठीक है, दिन में तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है, रात में बैंक में चोरी किया जाएगा। और चोरी करने के लिए कितने चोर निकले? तीन। ठीक है, दिस इज चोर वन, दिस इज चोर टू एंड दिस इज चोर थ्री। तीन चोर निकले रात में बैंक लूटने के लिए। ठीक है। गए यहाँ पे वॉचमैन खड़ा था। ये कौन है? वॉचमैन। ठीक है, तो वॉचमैन को इन्होंने कुछ सूंघा उंघा दिया, कुछ खिला विला दिया, तो वॉचमैन क्या हो गया? बेहोश। और ये दोनों बैंक के अंदर गए और बैंक के लॉकर से फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए चुरा लिए। है ना? 30 लाख रुपए क्या कर लिए? चुरा लिए। ठीक है। तो तीनों के हिस्से में कितना कितना लाख आया? 10-10 लाख आया। तीन चोर थे, तीनों ने बैंक से 30 लाख रुपए चुरा लिए, तो तीनों के हिस्से में 10-10 लाख रुपए, है ना? और आराम से बैंक से बाहर निकल गए एकदम खुश कि चलो अब तो चोरी हो गया, अब तो आराम से 30 लाख रुपए में तो बहुत समय तक आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलो। जब ये सारा काम हो रहा था तो इसके बगल में एक और चोर था। है ना? ये चोर इनके ग्रुप का नहीं था क्योंकि ये वाइट कलर का कपड़ा पहने थे और वो येलो कलर का कपड़ा पहना था। दिस वॉज योर चोर नंबर 4। और इस चोर नंबर 4 ने इन तीनों को चोरी करते हुए देख लिया था और इनका वीडियो रिकॉर्डिंग बना लिया था। ठीक है, क्या बना लिया था? वीडियो रिकॉर्डिंग बना लिया था। ठीक है। और जय तब ये चौथा नंबर चोर जाकर इन तीनों चोर को बोलता है कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है। या तो तुम हमको अपने टीम में शामिल कर लो, है ना, और जितना पैसा तुम लोग चुराए हो उसको हम लोग चारों आपस आपस में बांट लेंगे, या नहीं तो कल को ये वीडियो ले जाके हम पुलिस में दे देंगे। सुनना, थोड़ा सुनना, अब यहीं से मैटर चालू है ना? ये तीन दोस्त, तीन चोर थे, तीनों दोस्त थे, जाके 30 लाख रुपए बैंक से चुरा लिए, सबको 10-10 लाख रुपए आराम से मिल रहा था। जब ये लोग लौटने लगे तो इनको रास्ते में ये चोर मिला। है ना? बोला कि तुम लोग बैंक लूट कर आ रहे हो, हमको पता है, देखो ये सबूत, हम फोन में तुम लोग का रिकॉर्डिंग बना लिए हैं। है ना? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग हमको अपने ग्रुप में शामिल कर लो, ठीक है, और जो भी पैसा तुम लोग चुराए हो उसको हम लोग चार लोग में बांट लेंगे, और या नहीं तो कल सुबह होगा हम जाके ये वीडियो पुलिस को दे देंगे, और फिर पुलिस तुम लोग को पकड़ लेगा तो कहीं के नहीं रहोगे। तो फिर ये तीन चोर भी बहुत अच्छे कैटेगरी के चोर थे, नॉर्मल नए नए चोर नहीं बने थे। तो इन्होंने बोला कि अगर हम तुमको ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या फ़ायदा है? ठीक है। तो ये चोर बोला कि मेरे पास भी 2 लाख रुपए हैं, कभी हम भी छोटा मोटा चोरी किए हैं और मेरे पास भी कितने लाख रुपए हैं? 2 लाख रुपए हैं। चलो अगर तुम हमको अपने में शामिल कर देते हो तो हम अपना भी 2 लाख रुपए तुम लोग को दे देंगे। तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 32 लाख, है ना? और फिर 32 लाख डिवाइडेड होगा चार लोग में, तो कितना आएगा इंडिविजुअली सबको? 8 लाख ईच चोर, या 8 लाख पर चोर। क्लियर है ना? तो इसने बोला कि ठीक है, अगर हम तुम लोग को शामिल कर लें तो हम लोग को क्या, हमको क्या फ़ायदा है? बोला कोई बात नहीं, मेरे पास भी 2 लाख रुपए हैं, उस 2 लाख रुपए भी हम तुम लोग को दे देंगे, तो टोटल तुम लोग 30 लाख चुराए, मेरा 2 लाख 32 लाख रुपए हो गए। और 32 लाख रुपए लेकर के हम लोग आपस में चार लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को सबको 8-8 लाख रुपए पर हेड पड़ेगा।
ठीक है, तो ये तीनों दोस्त ना आपस में मीटिंग करने लगा, बोला देखो साला काबिल बन रहा है, हम लोग इतना रिस्क लिए, बैंक में चुराए, है ना, और ये बिना कुछ आके 2 लाख रुपया दे करके और 8 लाख रुपया का मजा उठाएगा, है ना। खुद तो कितना पैसा दे रहा है, 2 ही लाख दे रहा है, लेकिन टीम में शामिल हो जाएगा तो इसको कितना मिलेगा, 8 लाख। तो तुमको लगता है कि ये चोर इस चीज के लिए राजी हुए होंगे? नहीं, ये चीज ये लोग इसको बोले कि जाओ, तुमको जो देना है वीडियो जिसको दे देना, क्योंकि वीडियो में तो हम लोग मास्क पहने हैं। तुम वीडियो जो बनाए हो उसमें तो हम लोग मास्क पहने हैं, किसी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, रात का अंधेरा का भी समय था, हम लोग चोर हैं, हम लोग का तो दिन भर पुलिस से ही पाला पड़ता है, हम लोग देख लेंगे, तुमको जो करना है करो। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा ही एक सिचुएशन और इमेजिन करते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन इमेजिन करते हैं। यही तीन चोर 30 लाख लेके निकले थे, 10-10 लाख, 10-10 लाख और 10-10 लाख। ठीक है, फिर इनको सामने एक चोर दिखा जिसने वही सारी बातें बोली। सेम सिचुएशन दूसरे सिनेरियो में इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो फिर इसने वही बात बोला कि मेरे पास वीडियो है, हम तुम लोग को चोरी करते हुए वीडियो बना लिए हैं, या तो तुम हमको अपने ग्रुप में शामिल कर लो, या नहीं तो हम वीडियो पुलिस को दे देंगे। तो फिर इन तीनों ने पूछा कि ठीक है, अगर हम तुमको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, अगर हम तुमको अपने ग्रुप में क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो क्या तुम क्या दोगे? तो ये बोला कि देखो भाई, मेरे पास भी टोटल 8 लाख रुपए हैं, मेरे पास भी टोटल कितने हैं, 8 लाख रुपए हैं, वो 8 लाख रुपए भी हम तुमको दे देंगे, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम क्वालिटी के चोर हो तुम लोग, हम तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं, आगे जाके और चोरी करेंगे हम लोग, है ना। तो बोला कि ठीक है, तो इन लोग बोला कि चलो फिर देखा जाए सिनेरियो क्या है। तो इन लोगों ने कितने पैसे उठाए थे, 30 लाख, और यहाँ कितने हैं, 8। तो अब टोटल पैसे कितने हो गए, 38 लाख। डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 9.5 लाख, है ना, 9.5, 9.5, 19, 19, 19, 38, है ना। तो अब हर एक चोर को कितना मिल रहा है, 9.5 लाख। तो अब ये तीन दोस्त आपस में सोच रहे हैं कि अगर हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं तो हम लोग का नुकसान कितने का है, 50-50 हज़ार रुपए का, है ना। और 50-50 हज़ार रुपए का नुकसान है, और उतने में अगर हम लोग पुलिस वुलिस से सब बच जाते हैं तो कौन इतना लफड़ा ले, जब इसके पास रिकॉर्डिंग है, ये मान लो दे दिया, पिछले बार नुकसान ज़्यादा हो रहा था, वो कुछ दे नहीं रहा था, उसको 6 लाख का फायदा, और इन तीनों को मिला के 6 लाख का नुकसान, क्योंकि सबको पहले 10-10 मिलते, फिर इन तीनों को तो 8-8 ही मिलते ना, तो नुकसान ज़्यादा था, तो उन्होंने इस चोर को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया था। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि 10-10 लाख मिल ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, 50-50 हज़ार का नुकसान है, लेकिन ये वीडियो कहीं पुलिस वुलिस को दे देगा तो लफड़ा और बढ़ ही सकता है। बैंक में चोरी किए हैं, किसी के घर में चोरी किए रहते तो कुछ मामला साफ भी हो सकता था, बैंक में चोरी किए हैं, पक्का कुछ ना कुछ पुलिस स्ट्रिक्ट ही एक्शन लेगा। तब इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, 50 हज़ार का नुकसान सही, आगे की मुसीबत आने से बेटर है कि इस चोर को इस बार क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए। तो उसके बाद 3 चोर का ग्रुप, उसके बाद से कितने चोर का ग्रुप हो गया, 4 ग्रुप का। यही चीज होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये जो कहानी हम आपको इतने देर से सुना रहे हैं ना, यही चीज होता है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना, जैसे इनका और इसका मिलना। तो कब मिलना पॉसिबल है, जब लॉस क्या हो, कम। या कब कब मिलना पॉसिबल था, जब जितना पैसा इनके पास था और जितना पैसा ये दे रहा था उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। यहां पर इनके पास 10-10 लाख रुपए थे और ये 2 लाख रुपए था, तो डिफरेंस कितने का था, 8 लाख रुपए का, है ना। तो क्या ये इसको अपने में इंक्लूड किया, नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बताओ, यहाँ पर इनके पास 10-10 लाख था, इसके पास भी 8 लाख रुपए था, तो जिनको तो इसमें और इसमें मतलब पैसे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था या कम था, कम था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। उसी तरीके से वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कितने लोग को चमका, ठीक है। बस ये फंडा याद रखना कि मिक्सिंग तभी होगा जब पैसे का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। ये कहानी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रखना। बोलो, ये चोर और ये चोर का मिलान कब हुआ था, जब इन दोनों में पैसे का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। ऊपर वाले में पैसे का डिफरेंस ज़्यादा था, तो ये वाला और ये वाला आपस में कभी मिला नहीं था। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन में
जब आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, मिक्सिंग होता है। अरे बोलो ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, जिनके बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो बोलना मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव नियरली लेस एनर्जी डिफरेंस, या उनकी एनर्जी लगभग बराबर हो या डिफरेंस भी हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, है ना। तो सिमिलर, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जिनका जिनकी जो एनर्जी है, जिनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो। अब मान लो कि एक ऑर्बिटल ले लिए 2s और उसको मिला देंगे 5d से, इतना तो अब क्वांटम नंबर पढ़ कर आए हैं ना। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, समझ रहे हो। 2px 2py 2pz सब आपस में डीजेनरेट होते हैं। तो मान लो हम क्या कर सकते हैं, 2s को 2p से मिला सकते हैं, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी जस्ट अगल बगल हैं, है ना। क्या आपने पढ़ के आए, देखो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की, फिर किसकी, 2s की, फिर किसकी, 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, समझ रहे हो। तो मान लो हमको मिक्स करना है, तो हम 2s और 2p को मिक्स कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जस्ट अगल बगल है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस इज नॉट लार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम 2s के ऑर्बिटल को और 2p के 3 ऑर्बिटल को, 2px 2py 2pz को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब मिक्सिंग होता है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, तो आप बोलते हैं कि किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए ये लोग, हाइब्रिडाइजेशन में। कोई दिक्कत, चलो एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया गया केमिस्ट्री में जिसका नाम था मीथेन। क्या नाम था, मीथेन। अभी 5 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल जाना, ठीक है, कि अभी हम तुमको ये क्या पढ़ा है। जो चीज़ें हम लोग को पहले से पता थी उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को सोचते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा, और हाइड्रोजन क्या बनेगा, मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। कार्बन का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 6 है, क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, कोई दिक्कत। यहाँ देखोगे तो 2s2 ऐसा दिखेगा और 2p2 ऐसा दिखेगा, फिर ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता है। तो अब ये दिखने लगा आपका 2s और 2p। अरे बोलो ना, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4, है ना। ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक एक। हर हाइड्रोजन कितना है, 1s1, है ना। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और कितने हाइड्रोजन हैं आपके पास, 4। तो हर बार हाइड्रोजन आएगा और एक एक के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये वाइट वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, कार्बन के। अरे शेयर किया है ना, तो येलो वाला और वाइट वाला शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया, तो एक एक डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे बोलो, अच्छा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, एस, और कार्बन के पास कौन कौन सा था, एस और पी। इसका मतलब इस 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड एस एस के बीच में बना होगा, एक बॉन्ड पी एस, फिर पी एस, और फिर पी और एस के बीच में बना होगा। बताओ ये कितने लोग को समझ में आया। देखो, इसका एस और इसका एस ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा, एस एस से। अब ये क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, लेकिन इनके सामने तो एस एस ही आएगा हाइड्रोजन, तो बाकी के 3 ऑर्बिटल किस तरीके के बनेंगे, एस और पी के ओवरलैपिंग से। अरे बोलो ना, इसका मतलब अगर आप CH4 मॉलिक्यूल का डिस्कशन करते हो तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के बॉन्ड दिखेंगे, एक एस एस टाइप का ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड दिखेगा। अरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हो, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर एक एस है और एक एस है, तो एस एस का ओवरलैपिंग हुआ एस और एस से, और बाकी कैसे हुए, पी और एस। और 3 तरीके के ओवरलैपिंग किस तरीके के हो गए, एस और पी टाइप के। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है।
तो ये बिल्कुल साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हाँ इस तरीके की बात हो सकती है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयर करके बनता है। अगर आप इस तरीके के बातों को प्रेफरेंस देंगे और इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि CH4 के मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बना है और 3 बॉन्ड S और P ओवरलैपिंग से बना है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू जितना कॉन्सेप्ट आपको आता है, इन में से कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, SS वाला या SP वाला? यही सिखाए हम आपको। याद करिए, हम आपको बताए थे कि S और P में P ज़्यादा अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि P के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। P सबसे अच्छा बनाता, फिर SP बनाता, फिर SS बनाता। इसका मतलब S और P वाले बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनते और एज कंपेयर टू SS वाले बॉन्ड से, है ना? तो अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो SP SS से ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो, बनाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? इसका मतलब CH4 के ये जो चारों बॉन्ड्स हैं, ये आइडेंटिकल हुए या अलग अलग तरीके के हुए? क्या चारों बॉन्ड को हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसमें SP वाले 3 बॉन्ड है, तो ये 3 बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और ये एक बॉन्ड क्या होगा? एक बाबू देखो, हम एक बात आपको बता देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम एक दिन कोई चीज़ पढ़ ली और हमको जीवन पर्यंत याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली क्लास में आने से पहले पहले की चीज़ों को रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल कभी भी महसूस नहीं करिएगा। ये बात हम हर किसी स्टूडेंट को बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज से 10 दिन पहले तो हम एक लेक्चर किए थे, वीडियो भी देख लिए थे, नोट्स भी बना लिए थे, तो हमको सारी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी? नहीं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना बाबू कि आप एकदम बॉक्ड होके रह जाएंगे। अभी केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम 30 क्लास और लगेगा, 30 सिर्फ एक चैप्टर में। आज 10वां क्लास है, उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं। सोचो कितने कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर में हैं। और आप इन चीज़ों को इतना लाइटली मत लीजिए, हर दिन घर पर पढ़ कर आइए, तो आपको पता रहेगा हम लोग किस क्लास में क्या डिस्कशन किए। ये क्लियर है? अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बात चले तो हम लोग को पता चलेगा कि CH4 के ऑल 4 बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इतना कहानी आपको सिखाए, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन ये सारी चीज़ें तो थ्योरी बता रही हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें आएंगी वो उसको प्रूव करनी चाहिए। तो लोगों ने CH4 पे एक्सपेरिमेंट किया और CH4 पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताया कि CH4 के ऑल 4 बॉन्ड्स, ऑल 4 बॉन्ड्स क्या हैं? आइडेंटिकल है। CH4 के चारों बॉन्ड कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। जबकि जो कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ कर आए थे, वो कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे तो हमको अलग अलग तरीके के ओवरलैपिंग मिल रहे थे। SS ओवरलैपिंग मिल रहा था, SP ओवरलैपिंग मिल रहा था। अरे बोलो। तो SP ओवरलैपिंग ज़्यादा बेटर था SS से, तो यानी SP वाले बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे एज कम्पेयर टू SS वाले। मानते हो कि नहीं? तब अब साइंटिस्ट लोग का दिमाग खराब हो गया कि भाई ये कैसे, ये चीज़ें अब एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं। कोई नई थ्योरी आनी चाहिए जो इस चीज़ को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो थ्योरी आई हाइब्रिडाइजेशन। तो थ्योरी कौन सी आई? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि CH4 के मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल क्यों हैं। ठीक है। इसलिए याद करो, जब कभी भी तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही लिखते हो कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का क्या है कि नहीं? इसीलिए चलो, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या सिनेरियो बना, थोड़ा देखो। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कुछ इस तरीके का था बाबू। यही था ना, 2s और 2p, ये वाला। ये एक एक्साइट हो जाएगा, तो इसी तरीके का सिचुएशन था। तो साइंटिस्ट लोगों ने आए, ये 3 चोर हैं जो 10-10 लाख रुपए लेकर आए हैं, और ये एक चोर है जो 8 लाख रुपए लेकर आया है। ठीक है। अब बात हो रही है कि ये चारों आपस में मिल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बॉन्ड बनाने से पहले, बोलो, बॉन्ड बनाने से पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं,
जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके के हैं वो सारे आपस में मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने का एक कंडीशन है। मिक्स तभी करेंगे जब इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम। अब आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम आपको कराएंगे जहां पर आपको इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण वो मिक्सिंग नहीं करेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही लिख दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग है, लेकिन जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हर दुनिया में हर किसी को पता है कि 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है तो एक ही शेल के, n इज इक्वल टू 2 के ही है, 2 के ही सब शेल्स की बात हो रही है। तो 2s और 2p में 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होती है, क्वांटम नंबर से पढ़ते आ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये कोई भी शेयरिंग करने से पहले, किसी भी तरीके के शेयरिंग करने से पहले, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से पहले, ये कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स। तो बताओ, एक s और 3p मिक्स करेगा तो कैसा मिक्सिंग कहलाएगा, sp3। एक s और 3p मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, sp3। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, 4, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने मिक्स किए थे, 4, तो कितने नए बनेंगे, 4। और इन चारों का नाम क्या कहा जाएगा, sp3, sp3, sp3 और sp3। अरे बोलो ना। 1 किलो सत्तू लिए, उसमें 2 किलो गुड़ मिला दिया, पूरा अच्छे से मिला दिया, उसके बाद एक मुट्ठी उठाए, तो सब सत्तू और गुड़ दोनों साथ ही ना जाएगा। जब ये अलग था, ये 3 अलग थे, जब मिक्स हो गए तो सब एक ही हो गए। जितने मिक्स होंगे उतने नए बनेंगे। अब पहले ध्यान से सुना, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एस और पी की एनर्जी डिफरेंस अलग अलग थी, 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंस अलग अलग थी, लेकिन मिक्स होने के बाद जो 4 नए बने हैं ये आपस में डीजेनरेट होते हैं, क्योंकि ये सब sp3 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 ही हैं। पिछले बार क्यों एनर्जी का डिफरेंस था, क्योंकि एक 2s था बाकी 2p थे, लेकिन मिक्स होने के बाद सब क्या हो गए, sp3। तो ये क्या इनमें इनमें इन 4 डब्बे में कोई एनर्जी का डिफरेंस होगा, नहीं, ये चारों क्या होंगे, आपस में डीजेनरेट। अरे बोलो। हाइब्रिडाइजेशन में तुम 3 कॉन्सेप्ट बस मुंह जवानी हमेशा याद रखना। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग है, लेकिन उनका जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। वो चोर को वो लोग अपने ग्रुप में शामिल किए थे जो 8 लाख रुपए दे रहा था, क्योंकि 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, और उनके कारण उनको लॉस 50,000 का ही हो रहा था। चमका कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, जब मिक्स करेंगे तो जितने मिक्स करेंगे उतने ही नए बनेंगे। अरे बोलना। यहाँ पे एक s और 3p मिक्स कर रहा है, तो 4 मिक्स हो रहे हैं, तो कितने नए बने, क्या, और ये चारों हमेशा आपस में क्या होंगे, डीजेनरेट। इनके बीच में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि अब ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अब ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा वो s और p से बनाएगा कि sp3 से बनाएगा, sp3 से बनाएगा, है ना। इसीलिए कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल है। अभी और आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन कितने बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, जल्दी बोलो। एक बार बाबू अच्छे से देख लो, जीवन पर्यंत चमकता रहेगा। कभी भूलो तो बस चोरों की कहानी याद कर लेना, कि किस चोर को वो शामिल किए थे और किस चोर को शामिल नहीं किए थे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा। हम यहाँ लिख भी देते हैं, चलो आगे। नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स will be equal to number of new hybridized ऑर्बिटल्स। ये क्लियर हुआ? जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अरे बोलो। और दूसरा पॉइंट, ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या हैं, आपस में डीजेनरेट हैं। बोलो चमका या नहीं चमका, कोई दिक्कत? चलो, यानी अब देखो,
एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके का दिखाया जाता है, ऐसा। ये एक फिक्स शेप है, फिक्स्ड शेप है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कभी भी शेप जो है बाबू वो चेंज नहीं होता। हम जैसे कैसे एस का शेप होता है, पी का होता है, डी का होता है ना, उसी तरीके से ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या है, शेप, एंड शेप नेवर चेंजेस। दुनिया में कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो उसका ये शेप नहीं चेंज करेगा। क्या है इस शेप में? इस शेप में एक बिग लोब है, बड़ा लोब है, अरे बोलो ना, और ये क्या है, एक स्मॉल लोब है। हमेशा किस दुनिया का कोई भी तुम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उठा लो, वो दिखने में ऐसा ही दिखेगा, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, ठीक है, और बीच में ये वाला पॉइंट क्या कहला जाएगा, नोड। कोई दिक्कत किसी को? एक बड़े लोब का मतलब ये है कि 98% चांसेस है इलेक्ट्रॉन को इस बड़े लोब में पाने का, तो 2% चांसेस होगा इलेक्ट्रॉन को स्मॉल लोब में पाने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर तुम एक नॉर्मली पी बनाते हो तो पी तो तुम दोनों लोब बराबर साइज के बनाते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को 50% पाने की चांस इधर है, तो 50% पाने की चांस इधर है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 लिखोगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, लेकिन एक लोब बहुत बड़ा बनाना और एक लोब बहुत छोटा बनाने का ये सिग्निफिकेंस है कि 98% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन इस बड़े लोब में रहेगा, और 2% या 2% से भी कम, 1%, 1.5%, 2% प्रोबेबिलिटी है या चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन छोटे लोब में रहेगा। चमका क्या? पक्का? दुनिया का कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, sp हो, sp2 हो, sp3 हो, कुछ भी हो, दिखने में सब ऐसे ही दिखेंगे। पक्का? चलो, तो एक्चुअली क्या हुआ, जो आप CH4 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन था? कार्बन था। और इसके कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स किए थे? 2s, 2px, 2py और 2pz, ये चार मिक्स हुए थे ना? अरे बोलो, इन चार का क्या हुआ था? मिक्सिंग। तो कितने नए बने थे? sp3 के 4 न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बने थे। ये सारी बातें क्लियर हो गई? पक्का? यानी अब देखो, अब एक्चुअली क्या है सिचुएशन है, देखो, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स थे वो पहले आपस में मिल गए, बॉन्ड वॉन्ड बनाने से पहले मिल गए, और कितने नए बने? 4, और वो चारों का क्या नाम है? sp3। मतलब ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। पक्का? अब कार्बन को बॉन्ड बनाना किसके साथ है? 4 हाइड्रोजन के साथ, और हर हाइड्रोजन क्या है? 1s1। यानी कौन सा ऑर्बिटल हाइड्रोजन अपने साथ लेकर आएगा? s। और इस बार ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होगा? sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, मानते हो ना? तो वो डायग्राम कुछ बाबू ऐसा दिखेगा। देखो ये s, ये s का शेप कैसा होता है? तो ये हाइड्रोजन का 1s1 जैसा है, हाइड्रोजन का 1s1 है, ये हाइड्रोजन का 1s1 है, अरे बोलो ना, हाइड्रोजन का 1s1 है। अब अगर ये डायग्राम को तुम देखो तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि चारों के चारों बॉन्ड sp3 और s के ओवरलैपिंग से बने हैं। बोलो, अब तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि चारों के चारों बॉन्ड्स, ऑल 4 बॉन्ड्स किसके ओवरलैपिंग से बने हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के किससे बने हैं? ओवरलैपिंग से। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो तुम ये बात बोलते कि CH4 के जो 4 बॉन्ड बने हैं उसमें एक SS के ओवरलैपिंग से बना है और 3 sp के ओवरलैपिंग से बना है, जिसके कारण आप ये बोल रहे थे कि आपके चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये दिखाता था कि उसके चारों बॉन्ड्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। अरे बोलो, समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या निकला? पक्का?
यानी अब चारों बॉन्ड जो बने हैं बाबू वो sp3 और s के ओवरलैपिंग से बने हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चारों के चारों बॉन्ड्स क्या हैं, आइडेंटिकल। समझ में आ रही है? देखो क्या है ना बाबू कि कभी भी कोई चीज़ अगर डेवलप होता है तो धीरे धीरे ही डेवलप होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक एक ही दिन सब साइंटिस्ट को दिमाग में कुछ कुछ आ गया और वो लोग बैठ के सब रूल बना दिए केमिस्ट्री के, है ना। इससे पहले जो आप जो चीज़ पढ़ रहे थे, जो ये वाला जो रूल पढ़ रहे थे आप, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये जो पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है, नहीं हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, एक्सियल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बेसिस पर बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, याद है? वो सारा जो कॉन्सेप्ट था उसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत समय तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आज भी हम लोग वीबीटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक लेवल पर, कोई दिक्कत। लेकिन क्या वीबीटी होल एंड सोल सब कुछ है? वीबीटी सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, वीबीटी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसका एक ड्रॉबैक तो हम आपको यहीं पर दिखा दिए कि उसके हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से एसएस ओवरलैपिंग था, तीन तरीके के एसपी ओवरलैपिंग थे, तो बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मीथेन का ये बताता था कि इसके सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। अरे बोलो ना, इसका मतलब ये थ्योरी 100% करेक्ट नहीं था, कुछ ना कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स थे। तो थ्योरी फिर कौन सी बनाई गई? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनाई गई? हाइब्रिडाइजेशन। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, बॉन्ड बॉन्ड बनाने से पहले शेयरिंग वेयरिंग नहीं करना। पहले बॉन्ड बनाने से पहले जितने ऐसे डब्बे दिखेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उनके बीच में एनर्जी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, अरे बोलो ना, उनके बीच में अगर एनर्जी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो सारे एक एक डब्बे वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितने मिक्स करेंगे उतने नए बनेंगे, है ना। मान लो कि 6 डब्बे हैं, बताना हमको, ठीक है, 6 डब्बे हैं जिनमें एनर्जी का डिफरेंस कम है और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ कितने नए डब्बे बनाओगे? 6 नए बनाओगे, और नाम क्या बोलोगे? sp3d2। अरे sp3 4 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है, sp2 होता है। sp में तो दो ही होंगे, दो ही मिक्स करेगा। sp3 में, sp2 में 3 मिक्स करेगा, sp3 में 4, sp3d में, sp3d2 में, sp3d3 में। जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे, और वो सब आपस में हमेशा डीजेनरेट होंगे क्योंकि सब sp3 ही होंगे। अरे बोलो ना। हाँ, बॉन्ड बनाने से पहले वो आपस में मिक्स होंगे और नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो आपस में डीजेनरेट होंगे, और फिर उसके बाद वो इस तरीके से शेयरिंग करके या ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। कितने लोग को ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, पक्का? लॉजिक क्लियर है? चोर वाली कहानी याद रखोगे, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, और ये CH4 भी याद रखोगे। तो यानी अब आपको पता चलेगा कि अब जो ओवर ऑर्बिटल, अभी भी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंस ये है कि प्योर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स का, जो साइड एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग हो रहा है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। इतने स्ट्रक्चर बनाए हैं आपने, हमेशा किसको देखा करते थे? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम इतना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम के पास इतने लोन पेयर हैं, तो हमेशा, तो यानी हमेशा जो ओवरलैपिंग होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और साइड वाले एटम के ओवरलैपिंग से होगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, देख लो बाबू अच्छे से, कोई डाउट है तो बोलो। एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे करेंगे तो हम।
हो गया, वो बढ़े आगे। हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक नंबर 2 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हो? sp। इसका मतलब यहाँ कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे? दो, एक s और एक p। 3 रहेगा तो sp2। कितने का मिक्सिंग हुआ है? सिमिलरली sp3। 5 रहेगा तो sp3d। 6 रहेगा तो sp3d2। और 7 रहेगा तो sp3d। अरे नहीं, जैसे PCl5, फॉस्फोरस है ना, आप PCl5 बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? फॉस्फोरस। 15 क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। करेक्ट है। आगे का पूरा पूरा 3D खाली है। अरे बोलो। चलिए आइए देखिए। डायरेक्ट बना दें? डायरेक्ट बना देते हैं। तो ये S वाला इलेक्ट्रॉन भी D में एक्साइट हो जाएगा। तो एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड, 3, 4 और 5। यहाँ वाला भी एक उधर एक्साइट हो गया। ठीक है, ये भी बताओ क्या है बाबू? 3s। ये क्या है? 3p। और ये क्या? 3d। माना इनमें एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन हैं तो सब एक ही शेल के ना। तो क्या एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा? नहीं। क्या ये आपस 5 में मिक्स कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। 5 मिक्स करेंगे तो कितने नए बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। और सबका नाम क्या होगा? sp3d। सब sp3d ही होंगे। और सब आपस में क्या होंगे? डीजेनरेट। अरे बोलो भाई। अब अगर तुम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो फॉस्फोरस के पहले 5 ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जाएंगे। और ओवरलैपिंग जो होगा वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल पांचों और आने वाले क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। बोलो ना। पक्का लॉजिक क्लियर हो गया? यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। उसमें हम लोग इन तीनों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी समय आने पर और भी चीज़ें MOT वगैरह में थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो SP में कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है? 50%। SP2 में 33.3%। SP3 में कितना? 25%। आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के इंक्रीज करने से अट्रैक्शन बढ़ता है? अरे बोलो। और अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज क्या होता है? घटता है। कभी भी अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो चीजें नजदीक आ जाती हैं, नजदीक आ जाने के कारण साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर कंपैरिजन बताओ, SP में हो, SP2 में हो और SP3 में हो, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? साइज का ऑर्डर। साइज का ऑर्डर बताओ। अरे दिख रहा है सामने में, फिर भी नहीं बोल रहे हो। जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा ना। तो SP में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो अगर कंपैरिजन SP, SP2 और SP3 में होगा तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है। देखो साइज अगर तुमको बनाना हो ना बाबू, देखो, देखना थोड़ा, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें मैंने थोड़ा ये वाला जो बड़ा वाला लोब है वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा क्लोज टू स्फेरिकल है। इसमें थोड़ा सा वो और चपटा हो गया, और इसमें वो थोड़ा और चपटा हो गया। जैसे जैसे चपटा होता जाएगा वैसे वैसे वो P की तरह ज़्यादा दिखेगा, और जितना गोल होगा उतना वो S की तरह ज़्यादा दिखेगा। पक्का? तो बताओ ये किसका हो सकता है? SP का। ये क्या हो सकता है? SP2 का। और ये हो सकता है SP3 का, क्योंकि इसमें 50% S कैरेक्टर है। S कैरेक्टर 50% है, तो यानी कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है S की तरह। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसमें 50% पी कैरेक्टर था, इसमें 66.76% पी कैरेक्टर है, इसमें 75% पी कैरेक्टर है। तो जो कैरेक्टर ज़्यादा होगा हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिखने में
या साइज वाइज थोड़ा बहुत वैसा दिखेगा, लेकिन सबका शेप सेम है। सब में एक बड़ा लोब, सब में एक छोटा लोब, इसलिए मैंने आपको बताया था शेप वही रहता है लेकिन साइज चेंज होता रहता है। ठीक है, सबका जो साइज है वो अलग है लेकिन सबका जो शेप है वो आपका सेम है। कोई दिक्कत? पक्का? चलो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, ठीक है? लाए हैं हम एक दो दो तीन अच्छे क्वेश्चंस। मेरा पीडीएफ कहाँ गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाबू, ठीक है? थोड़ा बोर्ड पे देखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है मेरा, अगर हम ओवरलैपिंग एस और एस प्योर ऑर्बिटल में कराएं, एस और पी प्योर ऑर्बिटल में कराएं, पी और पी प्योर ऑर्बिटल में कराएं, और एस और एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कराएं, ठीक है? तो आपको बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मतलब किसके ओवरलैपिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसको भूल जाओ तो आंसर पता है, पढ़ के आए हैं पहले, तो यानी इन तीनों में तो ये ऑर्डर आएगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा समझना है। पक्का? कोई दिक्कत? हम तुमको उस दिन बताए थे, आज हम तुमको उसका एक्चुअल रीजन बताएंगे। हर चीजें बाबू समय के साथ ही आएंगी। उस समय नहीं बता सकते थे क्योंकि उस समय आपको नए नए थे, आप उतना कुछ भी आपको नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, देख बाबू, पहले हम तुमको साइड में कुछ बहुत ध्यान से बाबू समझना। ये सब चीजें समझने में हम लोग को बहुत समय लग गया था जब हम लोग स्टूडेंट थे, क्योंकि हम लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं था। थोड़ा समझना बाबू, मैंने आपको बताया था कि एस जो है वो हर तरीके से सिमेट्रिकल है। एक स्फेयर जो होता है वो हर तरीके से सिमेट्रिकल होता है, मानते हो? तो हम मान लेते हैं कि ये मेरे तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, और समझ रहे हो ना एक बाहर निकलता हुआ ऐसा जिसको हम ऐसे टेढ़ा दिखाते हैं, ये जेड जेड डैश। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। अच्छा, अगर हम तुमसे ये पूछना चाहें कि बताओ कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो एस में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना अनपेयर्ड वाला रहता है, तब ना वो शेयरिंग करेगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इस एस ऑर्बिटल में है तो उसका एक्स डायरेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर हम तीन ही एक्सिस को कंसिडर करें, एक्स को, वाई को और जेड को, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्स में है, एस में है, तो उसके एक्स डायरेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बताओ बताओ। एक एक डाइस लिए, उसको रोल किए, उसमें थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6। अरे एक डाइस को रोल करोगे तो छह मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उसमें से थ्री एक पॉसिबिलिटी है, तो 1/6 है ना। यहाँ पर अगर हम तीन ही डायरेक्शन को कंसिडर करें, एक्स वाई और जेड को, तो इलेक्ट्रॉन या तो एक्स में हो सकता है, या तो वाई में हो सकता है, या जेड में हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? तीन। उसमें हम पूछ रहे हैं कि एक्स में होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक्स तो एक ही ना है, तो यानी कि एक्स में होने की पॉसिबिलिटी 1/3, जेड में भी होने की पॉसिबिलिटी 1/3, और वाई में भी होने की पॉसिबिलिटी 1/3। अरे बोलो तो। पक्का? अच्छा, अब अगर तुम एसएस का ओवरलैपिंग कराते हो बाबू, बहुत ध्यान से समझना, कितने सुंदर कॉन्सेप्ट है, तुम मजा आ जाएगा तुमको अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो। मान लो ये एक एस है और ये एक एस है, और दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स।
मतलब एक एस एस आपस में सामने आ रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू बॉन्ड बनाने के लिए, अरे बोलना। तो उसके यानी इस ये भी आ रहा है एक्स के थ्रू और ये भी आ रहा है एक्स एक्सिस के थ्रू। एस इसकी एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/3। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड बन पाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 से डिसाइड होगी। मतलब 33.3% चांसेस हैं कि इस एस वाला इलेक्ट्रॉन एक्स में मिले। अरे इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा बॉन्ड वहीं ना बनेगा, बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बना सकते हैं क्या? इसीलिए एस एस में कोई डायरेक्शन, एस एस में जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है वो 33.33% से है। मानते हो? और समझ में आएगा, थोड़ा एस पी में चलो। ठीक है, हम ले लेते हैं बाबू एक एस और हम एक ले लेते हैं एक पी। क्लियर है ये? अच्छा नहीं बन रहा, रुको। ये ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं बाबू? मान लो पी एक्स, मानते हो ना? और ये मान लो एस। इस बार भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे तुम कोई भी ले सकते हो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरा क्या है? एक्स। अरे बोलो, एक एस वाले इलेक्ट्रॉन के एक्स में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। चलो, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 1/3 है। पी एक्स को देखो, पी एक्स तो बाबू ऐसा दिखेगा। इसमें तो दो ही लोब होते हैं, तो एक लोब में पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब तुम हमको बताओ, अंधा भी देख के बता देगा कि इस वाले में बॉन्ड ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ जिन दो चीज़ों का ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें 1/3 और 1/2 है, जबकि यहाँ 1/3 और 1/3 था। इसीलिए तो कहते थे कि पी के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए पी के ओवरलैपिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। पहले दिन हम आपको इतना सिखाते ना तो आप क्लास छोड़ के भाग जाते, बोलते कि मास्टर बहुत गलत मिल गया, है कि नहीं? बाबू देखो, मेरे से पढ़ोगे ना, मेरे बारे में मार्केट में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं, है ना? तुमको हम यकीन बताओ, आज तुम इतने बच्चे बैठे हो, 2 साल पहले तक ना मेरे इंस्टीट्यूट में पैर रखने का जगह नहीं होता था। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो मोस्टली आरा में आते थे उनका ये टेंडेंसी रहता था कि ठीक है पढ़ाई हो जाए, लेकिन हम वैसा चीज़ नहीं करते थे। हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको फुल पोटेंशियल से पढ़ाएंगे, इसलिए हर साल रिजल्ट आता है मेरा, है ना? 10 बच्चों में, 12 बच्चों में, 15 बच्चों में, ऐसे ही 6, 7, 8 बच्चों का जेई हो जाता है, ऐसे ही नहीं। इसलिए मेरे पास अगर हो तो आपको वर्कलोड और वर्क प्रेशर लेना लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? मैथ्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो एक्स एक्स में अगर दो एस आ रहे हैं तो उसमें एक्स एक्स के इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 33.3% ही है, तो 100% में से बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी भी तो 33.3% ही होगी। लेकिन यहां पर एस में 33% है और पी में हो सकता है 50% है, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं? अब चलो पी पी में चलते हैं, ठीक है? पी पी में अगर हम बात करें, ये पी है और एक पी है, मानते हो ना? अब पी के इस लोब की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और इस लोब की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो इस बार प्रोबेबिलिटी 50-50% आ रहा है, तो एस पी से भी ज्यादा अच्छा किस में बनेगा? पी पी में। अरे बोलो ना। अब आ जाओ एस और एस पी में, ठीक है? एस विल बी स्फेरिकल, मानते हो? और एस पी विल बी अ बिग लोब एंड अ स्मॉल लोब। अरे बोलो, हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने में ऐसा ही टॉफी जैसा दिखता है, चॉकलेट जैसा। बाबू दिस इज 98% प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज 1/3। तुमको नहीं लगता कि ये 98% प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है? अभी तो पीछे पढ़ाए थे, कहाँ गया यार? ये वाला। हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही दिखेगा, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा। बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 98% होगी। तो आपको नहीं लगता कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा बनेगा और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे? ठीक है, इसीलिए ऑर्डर इसके बाद इसका आ जाएगा।
अरे बोलो। तो यहाँ नोट करके आप एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म stronger bonds than pure orbitals. Hybridized orbitals form stronger bonds than pure orbitals. कोई दिक्कत? पक्का? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन और भी प्रेफर्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन करने से ऑर्बिटल क्या बनेगा, मिक्सिंग करने से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा, इसलिए सेंट्रल एटम और खुश होकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा। चलो एक बार अगर हम लोग आपस में मिल गए और हाइब्रिडाइजेशन कर लिया तो हमसे बनने वाला बॉन्ड एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल से ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके थे। अगर कंपैरिजन सिर्फ इन तीनों में होता तो आप कर लेते। आज आपको उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मिल गया है ना। आज के पहले तो मैंने बस आपको बता दिया था कि पी के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप पी एक्स क्यों देखो समझो, अगर आप पी एक्स बना रहे हो, अगर आप पी एक्स बना रहे हो और पी एक्स वाले इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे हो, तो पी वाई और पी एक्स वाले इलेक्ट्रॉन की वाई और जेड होने में प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। और वो बात आप एस में नहीं बोल सकते, क्योंकि एस तो हर जगह से सिमेट्रिकल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एस में है तो वो पी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके एक जगह होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल ही उस जगह किया जाता है जहां आप कोई चीज़ सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते। अरे बोलो। एक एस के पास, एक स्फेरिकल चीज़ों के पास तो हर डायरेक्शन में सिमेट्री है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स में भी मिल सकता है, वाई में भी मिल सकता है, जेड में भी मिल सकता है, तो एक एक्स एक जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अरे एक चीज़ 3 जगह हो सकता है, तो एक जगह प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। क्लियर है क्या बाबू? चलो बहुत सुंदर। अगर ये चीज सीख गए तो जिंगा लाला हु। अब बताना एक दूसरा क्वेश्चन। अब हम सब हाइब्रिडाइज ले ले, एसपी ले ले, sp2 ले ले, sp2 ले ले, sp2 ले ले, और sp3 ले ले। बताओ ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का? ये तो तुम बता सकते हो। यहाँ पे तो सब हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, तो सब में डायग्राम तो इसी तरीके का बनेगा, 98% वाला ही बनेगा। अरे बोलो ना। चलो अब बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड और बाइटल के ओवरलैपिंग से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, कि sp2 की sp2 या sp3 बोलो। इतना टाइम? बाबू बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? अट्रैक्शन। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो अट्रैक्शन से बनेगा कि रिपल्सन से? जब सब में एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? एसपी में, sp2 में और sp3 में, यही ना डिफरेंस है। तो कभी भी कंपैरिजन sp2 sp3 में होगा तो आंसर किससे दिया जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर से। ये बात हम आपको पहले भी बताए थे, जिस दिन हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। जिसके पास ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और फिर बताया था कि फ्लोरीन ऑक्यूपाइज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पोजीशन। पढ़ो कॉपी घर पे, है ना? क्लियर है ना? तो यानी कि एस पी में 50% एस कैरेक्टर है, तो यहाँ 50% में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से अब समझ गए होगे कि ऑर्डर यही आएगा। बोलो ना। है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में होगा,
तो ये 50-50% है, ये 50 और 33% है, ये 33.3 33.3 है, और ये 33.3 और 25 है, और ये 25-25 है। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना। बाबू हमेशा याद रखो, इन होल केमिस्ट्री कभी भी कंपैरिजन अगर sp sp2 sp3 इन सब चीज़ों में हो तो उसका रीज़न या उसका आंसर आप हमेशा कैसे देंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर से देंगे। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? एक बार अच्छे से देख लो, ये कहानी है हाइब्रिडाइजेशन की, देख लो एक बार प्लीज़, देख लो ये वाला कॉन्सेप्ट, देख लो अच्छे से। एक और दो तीन और क्वेश्चन लाए थे अच्छा वाला, कहाँ चला गया? कोई दिक्कत किसी को? तुम इतना पढ़ के आना, फिर हम कल तुमको दो बहुत अच्छे क्वेश्चन देंगे स्टार्टिंग में आते ही। इतना पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, तो हम तुमको दो क्वेश्चन देंगे थ्योरेटिकल टाइप के, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो तुमको थोड़ा जेई एडवांस का फील देगा कि वो कितने नीचे तक जाके क्वेश्चन पूछते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बाइंड अप करें। ठीक है, चलो, थैंक यू।